बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज हम अपने हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक हर पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे इन कंप्लेंट्स को लेकर रिपोर्ट होता है। जब भी पेशेंट को हम अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं तो पेशेंट इस कंप्लेंट्स के साथ आता है कि डॉक्टर साहब, मेरी हड्डियां, जोड़, पट्टे और मेरी कमर, मेरी जो पिंडलियां हैं या मेरे जो आर्म्स हैं, इनके अंदर पेन रहता है, खिंचाव रहता है, चलने को दिल नहीं करता, थकी रहती हूँ, थका हुआ रहता हूँ। इन कंप्लेंट्स को लेकर पेशेंट डेली बेसिस पे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में सैकड़ों की तादाद में प्रेजेंट होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनके साथ साथ जब पेशेंट इन कंप्लेंट्स के साथ आता है तो बीइंग अ क्लिनिशियन, बीइंग अ प्रैक्टिशनर, हम डेली बेसिस पे उनका वर्कआउट भी करवाते हैं और इसके साथ साथ उनकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी होती है। फिर उनको प्रॉपर जो उनकी बॉडी के ऊपर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग होती हैं वो भी हम देख रहे होते हैं, अलामतें भी देख रहे होते हैं। एक डॉक्टर की जो आंखें होती हैं वो बेसिकली एक अल्ट्रासाउंड मशीन होती है। जो भी पेशेंट उसको कह रहा होता है हम सिर्फ उसको सुन रहे होते हैं। सुनने के बाद हम अपना डिसीजन लेते हैं कि इस पेशेंट की जो कंप्लेंट्स है, क्या इसकी बॉडी भी उस कंप्लेंट्स के साथ अटैच है या पेशेंट की फीलिंग और है लेकिन उसको बीमारी कुछ और है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर नाजिश मुश्ताक, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर भी आपने हमें एक खसूसी टाइम दिया। डॉक्टर साहब, जब भी कोई गेस्ट हमारे प्रोग्राम में आता है तो हम ये समझते हैं और हमारे व्यूअरशिप ये जानना चाहती है कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर एजुकेशनल जर्नी, कि आपने ये जो यहाँ तक का मकाम हासिल किया इसके पीछे कितनी हर्डल्स हैं? हर्डल्स ऑब्वियसली बहुत होती हैं। पहले फिजियोथेरेपी एक लंबा अरसा, उसके बाद स्पेशलाइजेशन। मेरी स्पेशलाइजेशन न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपी में है। ठीक है। उसके बाद 5 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस। तो ऑब्वियसली इट्स टाइम टेकिंग। ठीक है। आपने फिजियोथेरेपी की फील्ड चूज़ क्यों की जबकि हमारे मुल्क में ये डेड फील्ड है? डेड फील्ड थी और जिस टाइम पे मैंने चूज़ की उस टाइम तो बहुत ज़्यादा डेड फील्ड थी। लेकिन हम लोग जब देखते थे ना तो सिर्फ MBBS एक ड्रीम होता था हर स्टूडेंट का, लेकिन मेरिट नहीं बना। ठीक है। और मेरिट नहीं बना तो फिजियोथेरेपी चूज़ कर ली। लेकिन मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अपनी फील्ड से बहुत खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना सर्व किया है, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने जितनी भी टाइम गुजारा है, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मैं इस फील्ड में हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला आपको वहीं ले जाता है जहाँ आप जिस चीज़ के लिए आप चूज़न होते हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फील्ड में बहुत खुश हूँ और मैं आगे भी इसी को कंटिन्यू रखना चाहूँगी एज माई मेन डोमेन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने ये बताया कि आपने न्यूरो मसल्स में डिफरेंट स्पेशलिटी में लोग जाते हैं, हमने देखा कोई गायनी में चला जाता है, कोई किसी में चला जाता है, तो आपने स्पेसिफिक इस फील्ड को क्यों चूज़ किया? न्यूरो थोड़ी मुश्किल थी और मेरी जो न्यूरो पे ग्रिप थी वो हमेशा से कमज़ोर थी। सो हर ज़्यादा लोग इस फील्ड को चूज़ नहीं करते। मे बी कॉम्प्लिकेटेड है। ऑर्थो में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन थी, सो मैं कोई डिफरेंट चीज़ करना चाह रही थी। क्योंकि ऑर्थो आप देखें हर दूसरा बंदा ऑर्थो में स्पेशलाइजेशन कर रहा है या स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन कर रहा है। दूसरी वजह ये थी कि न्यूरो में हम न्यूरो रिलेटेड पेशेंट्स को डील करते हैं, जिसमें ज़्यादातर ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, जैसे स्ट्रोक हो गया, पार्किंसन हो गया, या इसके अलावा भी बहुत से केसेस हैं। तो मुझे ये ज़्यादा अपील करता था। सो दैट्स व्हाई आई चूज़ न्यूरो। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट कैसा होता है? एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट वो होता है जो मेडिसिन पे डिपेंडेंट ना हो, जिसको पता हो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। उस मैनुअल स्ट्रेंथ के साथ, उस नॉलेज के साथ पेशेंट को रिहैब करे और उसको जो इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर आए।
वो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होता है। ठीक है। और हमारा नो मेडिसिन गोल है। ऑब्वियसली हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेडिसिन पे डिपेंडेंट होते भी नहीं हैं। हम मैनुअल थेरेपी से, एक्सरसाइज के थ्रू या जो बाकी के उनके ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके थ्रू उनको रिहैब करते हैं और एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ की तरफ लेकर आते हैं ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। सो यही हमारा गोल होता है कि जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। तो जो मैनुअली इसको इम्प्रूव करता है वो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है। ठीक है। आपकी नज़र में फिजियोथेरेपी की नाकामी जो है वो उसकी वजह क्या है? फिजियोथेरेपी की नाकामी हमारी काउंसिल ना होना। अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ अवेयरनेस भी हो सकता है। अभी तक हमारी काउंसिल नहीं है। सो ये किसका फॉल्ट है? हमारे हेल्थ सिस्टम का, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड सॉरी टू से अबाउट दिस, लेकिन ये हमारे हेल्थ सिस्टम का की नाकामी है कि उन्होंने फिजियोथेरेपी को एक प्रॉपर फील्ड शायद एक्सेप्ट नहीं किया, जो हमारी काउंसिल अभी तक नहीं बनी। ठीक। दूसरा, काउंसिल नहीं है इसलिए अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। ठीक है। हर हेल्थ सेंटर पे, हर मेडिकल सेंटर पे इसकी प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन चलनी चाहिए थी, जिस तरह बाकी के डॉक्टर्स हैं। और आप देखिए आजकल अवेयरनेस है भी, बढ़ भी रही है। अगर हम अपनी कंट्री की फिजियोथेरेपी को बाहर की फिजियोथेरेपी से कंपेयर करें, हम बहुत पीछे हैं उनसे, लेकिन फिजियोथेरेपी एज अ फील्ड पीछे नहीं है। फील्ड की उतनी ही वैल्यू है जितनी बाकी सारी फील्ड की है, उतना ही स्कोप है जितना बाकी सारी फील्ड्स का है। ठीक है। सो ये मिला के जो कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस कम है। एक तो हेल्थ सोसाइटी हमारा जो, दूसरी बात ये कि अवेयरनेस इस तरह भी नहीं आने देते लोग, रेफरल सिस्टम नहीं है, अगेन काउंसिल नहीं है, शायद इसलिए जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो रेफ़र नहीं करते पेशेंट। क्योंकि देखिए हर एक पेशेंट रिपोर्ट होता है जनरल फिजिशियन के पास। हमारे यहाँ तो जो हालात हैं लोगों के, उनको ये भी नहीं पता कि हमने किस कंप्लेन के लिए किस डॉक्टर के पास रिपोर्ट होना है। वो किसी भी नियर बाय डॉक्टर के पास जाएगा, ज़्यादातर वो जनरल फिजिशियन होते हैं। ठीक है। उनको चाहिए ना कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे पेशेंट को। ठीक है। अगर वो उसका पेशेंट नहीं है, कार्डियो का पेशेंट है तो कार्डियोलॉजिस्ट को भेजे, फिजियो का पेशेंट है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजे। इसी तरह जिस भी कंडीशन का वो पेशेंट है उनको चाहिए कि रेफरल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो उस तरह पेशेंट रेफ़र करे, ताकि पेशेंट्स को भी अवेयरनेस हो कि मुझे नेक्स्ट टाइम इस कंप्लेन के लिए किस डॉक्टर के पास जाना है। तो एक ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हमने ये देखा है कि मसल और बोन की जो पेन है, इसमें फ़र्क एक आम आदमी कैसे महसूस करे? मसल का पेन, अगर हम लेमैन टर्म्स में बात करें ना, तो मसल का पेन डिफ्यूज़ और डल सा पेन होता है। ठीक है। ज़्यादातर लोग जो कंप्लेन करते हैं कि उनको क्रैम्प्स आ गए या जिसको कड़ल पड़ गए, इस तरह लोग कंप्लेन करते हैं कि मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल खिंच जाते हैं। ठीक है। इस तरह की जितने भी पेन हैं वो मसल पेन को रिप्रेजेंट करते हैं। जॉइंट पेन डीपर पेन होता है और इसका पेन की इंटेंसिटी और स्वेरिटी भी ज़्यादा होती है। जैसे ये किसी फ्रैक्चर के बाद हो सकता है या किसी भी एज रिलेटेड कंडीशन की वजह से, आर्थराइटिस की वजह से, ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, या कोई इंजरी हो गई है उसकी वजह से। तो ये जो जॉइंट पेन है ये उन केसेस में ज़्यादा प्रेजेंट करता है। मसल पेन वैसे भी डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, आपको कोई मसल पुल हो सकता है, आपका पोस्चर ख़राब होने की वजह से कोई मसल टाइट हो गया उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मसल पेन कंटिन्यू रहता है तो फिजियोथेरेपी उसमें हेल्प आउट कैसे करती है? फिजियोथेरेपी हेल्प आउट इस तरह करती है कि हम लोग रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। यहाँ पे मेडिसिन का रोल नहीं है। मेडिसिन ने टेम्परेरी पेन रिलीफ कर दिया, ठीक है, लेकिन पेन अगर ख़त्म फिर भी नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि उसके रूट कॉज को ट्रीट नहीं किया जा रहा। सो हम उसके रूट कॉज को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लाइक लेट फॉर एग्जांपल किसी को सर्वाइकल पेन है, तो गर्दन के दर्द के साथ हमारे पास आया है। ठीक है। अब हम उसका रूट कॉज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट काम क्या करता है, इसका ऑक्यूपेशन क्या है, इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो कैसा है, स्टैंडिंग पोस्चर कैसा है, स्लीप पोस्चर इसका कैसा है। अगर तो मेरे पास जो क्लिनिक में 70% पेशेंट ऐसे होते हैं जो जॉबियंस होते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर के, जिनका ज़्यादातर वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं,
जो स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। सो उनको इस तरह की कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि राउंडेड शोल्डर्स डेवलप हो जाते हैं, फॉरवर्ड हेड डेवलप हो जाता है, काइफोटिक हम्प निकल आता है उनका, जो उनकी अलाइनमेंट है पूरी स्पाइन की वो ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने ना तो एर्गोनॉमिक्स की सेटिंग अपने हाइट के अकॉर्डिंग की हुई है, ना हम अपने पोस्चर को इस तरह सेट करते हैं कि वो हमें इफ़ेक्ट ना करे। अब हम एनाटॉमिकल पोजीशन जो भी है हमारी वो ये है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए हमारी बैक और हिप्स के बीच में, और जो है नीज़ का जो 90 का एंगल बनता है। हम क्या करते हैं, फ़ोन इस तरह यूज़ करते हैं, स्क्रीन इस तरह यूज़ करते हैं, दिन के ज़्यादातर घंटे हम अपनी गर्दन झुका कर बैठते हैं। गर्दन झुका कर बैठेंगे, हमारे ट्रैप्स टाइट होंगे क्योंकि एक एबनॉर्मल लोड आ रहा है मसल्स पे। एबनॉर्मल लोड आएगा तो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी, उसकी वजह से मसल टाइट होते हैं। अब मसल कंटिन्यूसली टाइट रहने की वजह से स्ट्रेच्ड पोजीशन में वहाँ ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, टेंडर पॉइंट्स बन जाते हैं। वो टेंडर पॉइंट्स जब तक ख़त्म नहीं होंगे पेन ख़त्म नहीं होगा। एक पेशेंट रिपोर्ट जब होता है ऑलरेडी मेडिसिन खा कर आया होता है, पेन किलर्स खा कर आया होता है, उसने वो जो टेम्परेरी पेन था वो तो रिलीफ कर दिया, लेकिन जब तक हम मैनुअली उसको टेंडर पॉइंट्स को या ट्रिगर पॉइंट्स को ख़त्म नहीं करेंगे वो पेन वहीं रहेगा। सो हम उसका पेन जो रूट कॉज है उसको ट्रीट करेंगे, मसल्स की इलोंगेशन करेंगे, ठीक है, जो एक कंटिन्यूसली स्ट्रेच्ड पोजीशंस में हैं, तो वो हम मैनुअल थेरेपी के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए, या जो भी हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, उसके थ्रू ट्रीट करते हैं तो वो मसल का पेन ठीक होता है। तो ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की तरफ जाता है, और हमारी अप्रोच होती है कि हम नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू पेशेंट को ट्रीट करें। ठीक हो गया। जैसे कि आपने ये कहा कि गर्दन का पोस्चर ठीक ना होने की वजह से, यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि अगर यहाँ पे है तो 7 kg है, यहाँ पे है तो 12 है, यहाँ से आ गया तो नीचे, तो क्या इसमें रियलिटी क्या है, मिथ क्या है? ये बिल्कुल रियलिटी है। आप जितने डिग्रीज अपनी नेक को बेंड करते जाएंगे उतने पाउंड्स वेट बढ़ता जाएगा। ट्रैप्स के लिए मुश्किल हो जाता है होल्ड करना, क्योंकि इन्हीं मसल्स ने होल्ड करना है नेक को अपनी जगह पे। अब हम जितना गर्दन झुकाते जाएंगे उतना इन मसल्स के लिए मुश्किल हो रहा है कि वो उसको होल्ड करके रखें। तो ये वाकई बात सच है कि आप जितने डिग्रीज अपनी नेक को बेंड करेंगे उतने उसको बेंड करेंगे, उतना लोड मसल्स पे ज़्यादा बढ़ता जाएगा। कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशंस में रहेंगे, फिर मसल गार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर वो लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम्स है। अब क्योंकि मसल्स जॉइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और हमारे बैक के सारे मसल्स हमारी स्पाइन के साथ अटैच्ड हैं, मसल्स पे अगर लोड आएगा, मसल्स पे प्रेशर आएगा तो अलाइनमेंट को भी इसीलिए ख़राब करता है। ये जो हमारे जितने भी पोस्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, जैसे काइफोटिक हम्प है, या जो सर्वाइकल लोडोसिस हो जाता है, लंबर लोडोसिस हो जाता है, या स्कोलियोसिस जैसी कंडीशंस हैं, ये सब इसी वजह से डेवलप होती हैं क्योंकि एक प्रोलॉन्ग मसल एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस में रह रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पोस्चर एक छोटा सा लफ्ज़ है सुनने में, मे बी हम रोज़ यूज़ करते हूँ, लेकिन इसका मानी बहुत डीप है, और अगर हम इसी की अवेयरनेस पे बात करें तो ढेरों लेक्चर्स हो सकते हैं। ऐसी बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये चीज़ भी आती है, एक तो हमने ये देखा है कि लोगों को फाइब्रोमाइल्जिया की शिकायत भी अक्सर लोग लेके आते हैं। चूँकि मैंने देखा है, मैंने अपने क्लिनिकल ट्रायल में ना एक स्टिकर लगाया था सामने, तो मैं उनको जो भी कोई आता था उसमें मैं कहता था ये पढ़े इनमें से कुछ है आपको, वो कहता था ये सारा कुछ है मुझे। तो फाइब्रोमाइल्जिया का जो पेन होता है इसको रिलीफ करने का आसान तरीका क्या है? फाइब्रोमाइल्जिया में पेशेंट पूरी बॉडी में पेन कंप्लेन कर रहा होता है, सारे जितने भी मसल बॉडी में जॉइंट हैं उन सब का पेन आ रहा होता है। फाइब्रोमाइल्जिया एक मल्टीपल कंडीशन है, इसमें आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, इसमें माइल्जियाज भी आते हैं, इसमें न्यूरल्जियाज भी आते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत है, स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। सो फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट को हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। बेसिक जो स्ट्रेचिंग है, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे, देन हम उसको जो है असिस्टेड रेजिस्टेंस पे लेकर आएंगे, फिर हम उसको स्ट्रेंथनिंग पे लेकर आएंगे, फिर स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आएंगे, और देन हम उसको इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर आएंगे। तो फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट को रिहैब करने में बहुत टाइम भी लगता है क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। उनको नींद नहीं आती रात को। मैंने ऐसे फाइब्रो के पेशेंट्स भी देखे हैं जो कई रातें सोते ही नहीं हैं, और हल्की सी आहट से उनकी आँख खुल जाती है, वो इतना इफेक्ट हो जाता है। सो इनकी रिहैब थोड़ी लंबी चलती है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिजियोथेरेपी से ट्रीट किया जा सकता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि नींद नहीं लोगों को आती, स्लीप डिसऑर्डर है, तो अगर हम स्लीप डिसऑर्डर को फिजियोथेरेपी के थ्रू मैनेज करें तो कैसे करें? सबसे पहले तो पोस्चर, अगेन स्लीपिंग पोस्चर्स का भी हमें नहीं पता कि हम कैसे सोएंगे तो हमें अच्छी नींद आएगी, या सोना कैसे चाहिए आइडियली।
अगर मैं इस पे थोड़ी बात करूं तो हमारा स्लीपिंग पोस्चर क्या होना चाहिए, जब हम सुपाइन लेइंग में यानी जब हम सीधा सोते हैं, ठीक है, कमर के बल जब हम सोते हैं, तो 3 पिलो हमारे नीचे होने चाहिए। एक तो एक पिलो गर्दन का, वो हमारे शोल्डर टिप्स तक आना चाहिए। नॉर्मली लोग यहाँ तक शोल्डर लेते पिलो लेते हैं या यहाँ तक पिलो लेते हैं, यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं आती। एक ये वजह भी है, ग्रेविटी असिस्ट करती है तो उनको पेन कॉज होती है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हम रात को पता नहीं कैसे पिलो लेकर सो गए, सुबह गर्दन में बल पड़ गया। इसी वजह से पड़ता है क्योंकि हम पोजीशनिंग सही नहीं करते पिलो की। एक आप पिलो ये कहते हैं कि हेड और जो शोल्डर है आपके ये कवर्ड होने चाहिए, टिप ऑफ शोल्डर तक आपका पिलो होना चाहिए। हेड साइड थोड़ी सी वाइड हो, उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा हो, जो पिलो वाली जो शोल्डर वाली साइड है वो थोड़ा पतला हो, ठीक है, ताकि हम पूरा यहाँ तक कवर कर सकें। अगर फिर भी कवर नहीं होता तो कोई ऐसा दुपट्टा ले लें या कोई टॉवल ले लें जिसको रोल करके हम गर्दन के नीचे रखें, ताकि वो जो हमारी एक नॉर्मल शेप है सर्वाइकल की कि जो कन्वेक्सिटी होती है वो कवर हो सके, ठीक है। एक पिलो लंबर जो स्पाइन है, लंबर कर्व है, उसके नीचे होना चाहिए, पतला सा पिलो, ताकि वो जो गैप है वो पूरा हो सके, ठीक है। और एक पिलो नीज के नीचे होना चाहिए। ये 3 पिलो सुपाइन पोजीशन में जब हम सोते हैं तब होने चाहिए। जब हम साइड लाइंग में सोते हैं यानी करवट लेकर जब सोते हैं तो एक पिलो हमारे नीज के सेंटर में होना चाहिए, एक पिलो अगेन सर के नीचे, और एक पिलो बॉडी के सामने होना चाहिए जिसपे हम अपना ऊपर वाला बाजू रख सकें, ठीक है। अगर कोई कुछ लोग होते हैं जो उल्टा सोते हैं, ठीक है, एब्डोमेन पे सोते हैं, स्टमक पे सोते हैं, तो उनके लिए ये होता है कि वो अपने स्टमक के नीचे पिलो रख के सोएं, ठीक है, ताकि उनके ऑर्गन्स भी डिप्रेस ना हो और जो है उनकी सुपाइन भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर आप उल्टा सोते हैं ना, अगर आप नोटिस करें तो आपकी जो स्पाइन है वो अप्रॉक्सीमेशन में आ जाती है, ठीक है। तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि कोई स्टेनोसिस ना हो या जो हमारी डिस्क है वो कंप्रेस ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए स्टमक के नीचे एक पिलो होना चाहिए, पिलो सर के नीचे भी होना चाहिए। तो ये नॉर्मल स्लीपिंग पोस्चर्स हैं जो जिनका शायद हमें आइडिया नहीं है। अगर हम इनको ही फॉलो करें तो हम बहुत सी जो मस्कुलर पेन्स हैं या जो हमें पुअर पोस्चर की वजह से आती हैं उनसे हम बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद एक आम आदमी जो हमें सुन रहा होगा उसके माइंड में ये सवाल आएगा कि जब मैं लेटता हूँ मैंने ये सारे पिलो एडजस्ट कर लिए, अब मुझे क्या पता मैंने राइट लेफ्ट लेना है, मैंने दूसरी साइड पे लेटना है, मैंने उल्टे हो जाना, तो फिर वो पिलो कहाँ एडजस्ट करें। अगर तो आप सीधा लेट रहे हैं, आप एक दफ़ा तो एडजस्ट करके सो जाए ना, फिर रात में तो चलो जब आप पे तो हमारे यहाँ ऐसे लोग भी सोते हैं कि 12-14 घंटे उनको होश ही नहीं होता, ऐसे ही है, बेहोशी की नींद में होते हैं। लेकिन ये है कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस करवट सो रहे होते हैं उसी करवट सुबह उठते हैं, तो अगर मेरे ख्याल 2% होंगे, अगर वो उस तरह की प्लेसमेंट करके सोएंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि जब आप सोते हैं एटलीस्ट तब तो आपको प्लेसमेंट करके सोना चाहिए ना। उसके बाद तो चलो रात को अगर आप अनकॉन्शियस है, आपको नहीं समझ में आती, एक डिफरेंट केस है। या फिर जब आप या तो राइट साइड पे करवट ले सकते हैं या लेफ्ट साइड पे करवट ले सकते हैं, तो हम पिलो प्लेस कर सकते हैं ताकि अगर हम चेंज करें तो हमारा हाथ पिलो पे आ जाए, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम नाज़िश एक बात देखते हैं कि अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करें जो कि डिफरेंट एरियाज़ में लेबर का काम करते हैं, अगर हम अपने मुल्क के 70% जो पॉपुलेशन है उसकी बात करें, वो चारपाई पे सोते हैं, कुछ लोग ज़मीन पे सोते हैं, कुछ लोग बेड पे सोते हैं। तो बीइंग अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, आपके नज़दीक इनमें से कौन सी ऐसी प्लेस है कि नीचे सोना बेहतर है, चारपाई पे सोना बेहतर है या बेड पे सोना बेहतर है? डिपेंड्स ऑन कंडीशन। हर बंदे का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हर बंदे का अडेप्टेशंस डिफरेंट हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेट जगह पे सोना, क्योंकि जो लोग नहीं सो सकते स्ट्रेट जगह पे या जो बेड पे नहीं सो सकते उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है ना, उनके लिए तो हम एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते। आप जिस भी जगह पर सो रहे हैं, आप उस जगह को इतना कंफर्टेबल बना लें कि वो आपकी पोस्चर को या आपकी बॉडी को हार्म ना करें, ठीक है। आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपकी जो नॉर्मल अलाइनमेंट है बॉडी की, जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो डिस्टर्ब ना हो। अब एनाटॉमिकल पोजीशन की अगर हम बात करें, लेमैन को तो नहीं पता होगा ना एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। हमारा जो सर्वाइकल कर्व है वो कन्वेक्सिटी में होता है, ठीक है, जो थोरेसिक है वो कनकेविटी में होता है, इसी तरह लंबर यानी जो स्पाइन है उसकी अलाइनमेंट ये होती है, ठीक है। अभी हम वो डिस्टर्ब जारी रखेंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर नाज़िश हमारे साथ मौजूद है और मज़े की गुफ्तगू जारी है।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और आज हम बात कर रहे हैं बॉडी की पेन के ऊपर। वो मसल्स की पेन हो, आपके नर्व की पेन हो, बोन्स की पेन हो, आपके हाथ पाँव से लेके सर तक जितनी भी जगह हैं जहाँ बॉडी का कोई भी पार्ट है, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है तो उसके ऊपर हम डिटेल गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि स्लीप पैटर्न, फिर उसका पोजीशन जो है वो सोने की वो क्या होनी चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे, कुछ लोग फर्श पे सोते हैं और कुछ लोग अर्श पे भी सोते हैं। इसी तरह कुछ लोगों के बेड हैं, चारपाइयाँ हैं या डिफरेंट किस्म के जो इस्तेमाल करते हैं, तो उनका अगर कोई पोस्चर वो सही रखना चाहें, पेन से बॉडी को बचाना चाहें तो कैसे बचाएं? अगेन एक तो नॉर्मल सबसे ज़्यादा जो स्लीपिंग पोस्चर है ना, उसमें हमें अपनी गर्दन का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा कंप्लेंट्स नेक पेन की आती हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्दन को बल पड़ जाते हैं गलत सोने की वजह से। बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अगर फैट हैं तो उनके लिए बहुत पतला पिलो सूट नहीं करता। तो अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग या अपनी सेहत के अकॉर्डिंग अपना पिलो डिज़ाइन करें। एक ही तरह का पिलो लें, बार बार पिलो चेंज मत करें। वो आप लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता स्लीपिंग साइकिल में। ठीक है। कुछ लोग जो ना वो रुई वाला पिलो यूज़ करते हैं, कुछ लोग फोम वाला लेते हैं। तो बीइंग अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, आप क्या समझती हैं कि इनमें से बेहतर कौन सा? फोम रुई वाला हार्ड हो जाता है विद टाइम। ठीक। फोम अच्छा रहता है क्योंकि वो स्पॉन्जी होता है, तो वो आपको सख्त नहीं लगता। सो फोम आजकल तो कस्टमाइज्ड और डिज़ाइंड पिलोज पे मिलते हैं, जैसे मोल्टी फोम के हो गए, या इस तरह आप सर्वाइकल पिलो के नाम से या लंबर पिलोज के नाम से, तो हर तरह के कस्टमाइज्ड पिलोज पे मिलते हैं। बट फोम वाला पिलो रुई वाले पिलो से ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है। आपने बात की कि न्यूरो मसल में स्पेशलाइजेशन की, तो माइग्रेन आजकल लोग ये कहते हैं मुझे आधे सर का दर्द है, माइग्रेन है, मुझे चक्कर आते हैं। तो माइग्रेन के अटैक को फिजियोथेरेपी कैसे मैनेज कर सकते हैं? ना सिर्फ माइग्रेन बल्कि जितने भी सर्वाइकोजेनिक हेडेक हैं वो सब हम डील करते हैं फिजियोथेरेपी में। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम शायद समझते नहीं हैं। आई थिंक 70% जो सर का दर्द है वो आपके गर्दन के पट्टे टाइट होने की वजह से होता है। ठीक है। उनमें माइग्रेन भी है, उसमें टेंशन टाइप हेडेक भी है, और जितने भी सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स, इसका मतलब ये है कि सर्वाइकल के मसल्स की टाइटनेस की वजह से आपको जो हेडेक हो रहा है उनको हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहते हैं, जिसके अंदर ये सारे पेन आते हैं। ठीक है। अगर हम अपना स्लीप पोस्चर बेहतर करेंगे तो हमारे गर्दन के पट्टे टाइट नहीं होंगे। या फिर वैसे भी अगर हम वीकली एनालिसिस अपना कर लें, या 15 डेज़ में या मंथ में एक दफ़ा भी अपना एनालिसिस कर लें, या एक दफ़ा फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर लें और अपने जो सर्वाइकल मसल्स हैं उनकी असेसमेंट करा लें कि ये टाइट तो नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको सर का दर्द रहता है। ठीक है, वो लाजमी अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें ताकि असेसमेंट उनकी हो सके कि उनके जो सर्वाइकल मसल्स हैं वो टाइट तो नहीं है, क्योंकि ये मसल्स अटैच होते हैं हमारे ऑक्सीपिट के साथ, जो सर के साथ अटैच होते हैं। तो अगर इनकी टाइटनेस हो जाए, इवन सर दर्द के साथ साथ बीपी भी तेज़ रहता है। ठीक है। तो जितने भी लोग जिनको ये प्रॉब्लम है कि सर का दर्द रहता है, वो अपने गर्दन के मसल्स की एनालिसिस ज़रूर कराएं। ठीक हो गया। आजकल आपने देखा होगा कि प्री डायबिटिक और डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर न्यूरोपैथी भी डेवलप होती है। और अगर पेशेंट न्यूरोपैथिक में जा चुका है, उसके पाँव में हाथ में जलन होती है, तो फिजियोथेरेपी इनको हेल्प आउट कैसे करती है? न्यूरोपैथी जितने भी पेन हैं, जैसे डायबिटीज़ का आपने जिक्र किया, फिजियोथेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। हम अगेन पेशेंट को गाइड करते हैं, एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बना कर देते हैं ताकि वो सारी चीज़ें फॉलो करे या वो सारी चीज़ें अडेप्ट करे जो उसको इस जो प्रॉब्लम है उससे निकाल सकती हैं। ठीक है। सही है। लाइक अगर किसी को न्यूरोपैथी पेन है तो जाहिर है उसकी जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो कम होगी। सो हम ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए बेसिक स्ट्रेचिंग से काम शुरू करते हैं, क्योंकि जितनी स्ट्रेचिंग अच्छी होगी, जितने मसल्स की टोन अच्छी होगी, उतनी ही ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव्ड होगी। जितनी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी उतना मसल नॉर्मल हेल्थ में रहेगा। सो कुछ इनको हम ऐसा प्रोटोकॉल बना के देते हैं जिसमें उनका वॉकिंग होता है या एरोबिक्स पर डालते हैं, ताकि एक्टिविटी और मूवमेंट उनकी लाइफ में रहे। जितनी मूवमेंट रहेगी उतना उनके लिए बेनिफिशियल होता है। फिर डायबिटीज़ वाले पेशेंट बहुत प्रोन टू होते हैं फ्रोजन शोल्डर के, ठीक है, उसके लिए हम उनको असेसमेंट प्लान या एक ट्रीटमेंट प्लान बना के देते हैं ताकि वो अपनी सारी बॉडी के मसल्स को और जॉइंट्स को मूव करते रहें, ताकि वो किसी फ्रोजन कंडीशन की तरफ ना जा सकें, कोई स्कारिंग या फाइब्रोसिस ना डेवलप हो। सो फिजियोथेरेपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ठीक हो गया।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हम देखते हैं कि बेशुमार पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में इन कंप्लेंट्स के साथ भी आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ पांव कांपते रहते हैं, यानी उनको राशा की बीमारी हो जाती है। तो राशा की बीमारी के दौरान फिजियोथेरेपी के सेशन लेने ज़रूरी होते हैं? इस कंडीशन, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें ना सिर्फ फिजियोथेरेपी बल्कि और भी जैसे जो एर्गोनॉमिक्स होते हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इनको भी, क्योंकि इनमें ट्रेमर्स आते हैं, इसमें ब्रेडिकाइनेसिया भी होता है, मसल्स की टोन शॉर्टन होती है। अगर हम इन पेशेंट्स को देखें ना, पार्किंसन के पेशेंट्स की अगर हम बात करें, तो इनकी कुछ 3-4 मेजर कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे ट्रेमर्स, इनको रेस्टिंग ट्रेमर्स भी आते हैं, और इनका जो स्टेप गेट अगर का एनालिसिस करें तो इनके जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, उसकी वजह से बैलेंस पे डिस्टर्ब होता है, कोऑर्डिनेशन भी इनकी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, ठीक है, ब्रेडिकाइनेसिया भी होता है इनमें। सो इन सारी चीज़ों को हम रिहैब करते हैं, ठीक है, उनकी गेट एनालिसिस करते हैं, उनका जो गेट ट्रेनिंग है वो बढ़ाते हैं ताकि जो स्टेप्स हैं उनके वो बढ़ें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है स्टेप उनका पीछे रह जाता है, बॉडी आगे चली जाती है, तो फॉल के चांसेस बहुत होते हैं। तो जो रिस्क ऑफ फॉल है उसको कम करने के लिए हम उनकी गेट ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है, ताकि स्टेप्स उनके नॉर्मल हो सकें। फिर जो उनके हाथों की जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं उनकी, या ग्रॉस मोटर स्किल्स या जो मोटर स्किल्स होती हैं उन पे काम करते हैं ताकि जो ट्रेमर्स हैं उनके वो बेहतर हो सकें। सो फिजियोथेरेपी का इसकी रिहैब में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रोफिजियोथेरेपी और आम फिजियोथेरेपी में फ़र्क अगर कोई समझे तो कैसे समझे? इलेक्ट्रोफिजियोथेरेपी में हम मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह की मोडालिटीज़ होती हैं, इसमें करंट्स होती हैं, हीटिंग मोडालिटीज़ होती हैं, कुछ सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटीज़ होती हैं, कुछ डीप हीटिंग मोडालिटीज़ होती हैं, और भी डिफरेंट तरह की मशीनें यूज़ करते हैं। सो मशीनों का एक अलग रोल है, ठीक है, और जो मैनुअल थेरेपी है उसका अलग रोल है, ठीक है। इलेक्ट्रोथेरेपी और मैनुअल थेरेपी एक्सरसाइजेस डिफरेंट चीज़ें हैं। समटाइम्स हमें मशीनें लगाना ज़रूरी हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट कंप्लेन करता है स्टिफनेस के साथ, मसल स्टिफनेस के साथ, तो हमें पहले उसको वार्म अप करना ज़रूरी होता है। उसके लिए हम हीटिंग मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं ताकि मसल वार्म अप हो जाए, थोड़ी सर्कुलेशन बेहतर हो जाए, देन हम उसको एक्सरसाइज कराएंगे, तो क्रैम्प्स के चांसेस कम हो जाते हैं या पेन के चांसेस कम हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है पेशेंट कंप्लेन करते हैं नर्व इंजरीज़ के साथ। अब जो नर्व इंजरी के साथ पेशेंट आया है उसकी नर्व को स्टिमुलेट करना ज़रूरी होता है, सो उसमें हम डिफरेंट करंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा टेंस वगैरह, इंटरफ्रेंशियल करंट्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि वो जो उसकी हीलिंग को इम्प्रूव कर सके और पेन को कम कर सके। सो करंट्स का या इलेक्ट्रोथेरेपी का एक अपना रोल है फिजियोथेरेपी में, और बाकी की जो एक्सरसाइजेज और मैनुअल थेरेपी है उसका अपना रोल है। ठीक। मेरा ख्याल है कि अगर किसी सेशन के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट अगर कोई मोडेलिटी यूज़ नहीं करता तो लोग जो ना वो स्किप हो जाते हैं। Yes. वो ये समझते हैं कि यार इसके पास है ही कुछ नहीं, ये काम तो मैं घर में किसी से दबवा भी सकता हूँ। अगेन जो है ना अवेयरनेस की कमी, जब तक हम पेशेंट को मशीनें नहीं लगाएंगे पेशेंट समझता है कि इसने किया ही कुछ नहीं। समटाइम ज़रूरत नहीं भी होती, सिर्फ मैनुअल थेरेपी से ही एक्सरसाइजेस से पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल अगेन फैक्टर इन्वॉल्व होता है, पेशेंट समझता है। हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में जब रेफर करते हैं ना किसी पेशेंट को किसी फिजियो वाले के पास, तो वो दूसरे दिन आ जाता है, हम कहते हैं भाई आप जी गए नहीं उधर, वो कहते नहीं छोड़ो जी मैं खुद ही कर लूँगा, वो तो आपने हमें भेज दिया पैसे। इलेक्ट्रोथेरेपी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है हमारी सोसाइटी में जिनको अवेयरनेस नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ पे हम ये देखते हैं ना, प्रैक्टिस जो है ना एक आर्ट होता है, कि जब एक अच्छा प्रैक्टिशनर वही है जो अपने आर्ट को अच्छे तरीके से करे। मैं आपको बताऊं, मैं 2 जगह पे क्लिनिक करती हूँ, DHA में और इधर शाहजमाल में। सो क्या होता है कि बहुत फ़र्क है दोनों एरियाज़ के पेशेंट्स की मेंटालिटी में। उधर पेशेंट को पता है, उधर लोगों को अवेयरनेस है कि फिजियोथेरेपी क्या है। उधर ना तो आके वो कहते हैं कि आप प्रेस्क्रिप्शन लिख के दें या कुछ भी, उधर नहीं कोई ऐसा कहता। उनको पता है कि हम क्या कराने आए, ठीक है। वो आते हैं, फिजियोथेरेपी का सेशन लेते हैं जिसमें वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं मैनुअल थेरेपी को या एक्सरसाइजेस को। यहाँ वाला जो पेशेंट है उसको ये होता है कि मशीनें कितनी लग रही हैं, मुझे किस तरह की मशीन लग रही है। वो आके बताते हैं कि वो जो आपने करंट लगाया था वो लगाएं, वो जो आपने गर्म करने वाली मशीन ली थी वो बहुत अच्छी थी, आप वो मुझे लगाएं। तो ये एरिया वाइज मेंटालिटी में फ़र्क होता है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो मैनुअल थेरेपी का है फिजियोथेरेपी के अंदर, ठीक है। लेकिन वो लोग अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि पुराने वक्तों में हमारे जो बुजुर्ग होते थे या पुराने जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग थे, वो 5, 7, 10 दिन के बाद मसाज करते थे पूरी बॉडी का, जिसमें वो ऑलिव ऑयल वगैरह का यूज़ करते या डिफरेंट ऑयल्स मिक्स करते थे।
तो क्या फिजियोथेरेपी में आप ये समझती हैं कि उन ऑयल का कोई बेनिफिट होता है आपके मसल्स के? ऑयल्स का बेनिफिट है, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, क्योंकि इन ऑयल्स में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है, पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। बट मसाज को हम हर पेशेंट के लिए इंडिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि मसाज की अपनी इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। मसाज हम सिर्फ तब करते हैं जब मसल स्टिफनेस हो। अगर हम उन लोगों की बात करें, वो लोग किसान थे या काश्तकार लोग थे, वो दिन भर खेतों में काम करते थे, तो उनके मसल स्टिफ होते थे, इस वजह से मसाज का उन पे अच्छा इफ़ेक्ट आता था। अगर हम आज के लोगों की बात करें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वीकनेस बहुत है मसल्स में, या फिर अगर हम ओल्ड एज की बात करें, जिनकी मसल टोन लॉस्ट होने लग जाती है, या जिनका जो मसल मैस है वो कम होने लग जाता है, फ्लैसिडिटी की तरफ मसल्स चले जाते हैं, या डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें मसल वेस्टिंग होना शुरू हो जाती है, उनमें हम मसाज इंडिकेट नहीं कर सकते। सो मसाज सिर्फ तब कर सकते हैं जब मसल स्टिफनेस है, ठीक है, या मसल स्पेस्टिसिटी है। उस केस में मसाज की वो भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे एफ्लोराज है, जैसे डिपोर्टमेंट है, जैसे फ्रिक्शनल मसाज है, या सॉफ्ट टिश्यू मसाज है। वो डिफरेंट टाइप्स हैं मसाज की। उस तरीके से अगर हम मसाज करेंगे तो उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। हर तरह के पेशेंट पे और हर तरह की मसल टोन पे मसाज नहीं कर सकते। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक। डॉक्टर साहब, हमारे पास बेशुमार लोग इस कंप्लेंट्स के साथ भी आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं रनिंग करती हूँ, मैं वॉक करता हूँ, मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी मेरी बड़ी है, मैं रेगुलर बेस पे वॉकर भी हूँ, एक्सरसाइजर भी हूँ, जिम भी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा मसल मजबूत नहीं होता। तो मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का बेहतरीन तरीका क्या है? अच्छा, जब हम पेशेंट को या ख़वातीन आती हैं ना, तो हम उनसे कहते हैं कि आप वॉक किया करें। वो कहती हैं हम सारा दिन घर पे वॉक ही तो करते हैं। ये तो वॉक के ज़िम्रे में आते ही नहीं है, ये तो मसल फटीग के ज़िम्रे में आता है, जो हम सारा दिन चल फिर रहे होते हैं इरेगुलर मैनर के थ्रू। वॉक की एक अपनी डेफिनेशन है। वॉक एक स्मूथ सरफेस पे अपने जो एक अच्छा फुटवेयर है उसमें की जाती है, तो वॉक होती है, ठीक है। अब वॉक से मसल स्ट्रेंथन नहीं होते। वॉक से आपकी एक्टिविटी बढ़ रही है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रही है, या आपके ब्रेन के सिग्नलिंग अच्छी हो रही है कि मूवमेंट हो रही है बॉडी की, लेकिन वॉक में मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रही। अगर हम मसल की पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग जो ट्रेनिंग है वो हमें करनी होती है, ताकि मसल की पावर गेन हो, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग का अलग रोल है, एंड्योरेंस का अलग रोल है। तो मसल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के थ्रू पावर या एंड्योरेंस गेन की जाती है, वो ये सिंपल एक्टिविटी के साथ नहीं होती। सो ये डिफरेंट चीज़ है, वो डिफरेंट चीज़ है। अगर कोई मसल पावर को या मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है तो उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की तरफ लाना होगा। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि इसको किस प्रोटोकॉल पे हम डालेंगे, तो इसके किस मसल की कैसी एक्सरसाइज कराएंगे तो स्ट्रेंथ गेन होगी, पावर गेन होगी। सो हम इंडिविजुअल मसल की स्ट्रेंथ और पावर पे काम करते हैं, ताकि उसका जो पर्पस है वो हमें गेन हो सके। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं नी जॉइंट पेन के ऊपर। आजकल हम देख रहे हैं जैसे लोगों का वजन बढ़ता है तो नी जॉइंट पेन की कंप्लेन ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं कि लोगों का वजन भी नहीं है, बिल्कुल स्लिम स्मार्ट है, लेकिन फिर भी उनके नी जॉइंट काम नहीं कर रहे होते, या जोड़ों में उठते बैठते हुए आवाज़ें आती हैं। तो इनको मैनेज करने का आसान हल क्या होता है? देखिए, नी जॉइंट हमारी बॉडी का सबसे बड़ा वेट बेयरिंग जॉइंट है। चाहे आपका वज़न बढ़ रहा है या आपका वज़न नहीं बढ़ रहा, लेकिन आपकी पूरी बॉडी का वेट आपके नी जॉइंट्स पे है, ठीक है। और आज के पहले तो हम सोचते थे या सुनते थे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस शायद 40s में हम जाएंगे तो शुरू होता है। आजकल अर्ली एजेस में, इवन 20s में ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो रहा है। टीनेजर्स के अंदर भी लोग आ रहे हैं, टीनेजर्स के अंदर भी लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस को कंप्लेन कर रहे हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या? वेयर एंड टेयर, यानी हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे जो नी जॉइंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो हमें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो हमारा जो नी जॉइंट है वो ख़राब हो रहा है। अच्छा, पहले आपने देखा होगा जो रूरल एरियाज़ होते थे वहाँ पे सिंगल स्टोरीज़ के घर होते थे, डबल स्टोरीज़ का कॉन्सेप्ट शायद नहीं था। सो जो स्टेयर्स क्लाइंबिंग थी वो ज़ीरो थी ऑलमोस्ट लोगों की। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनमें नी जॉइंट की कंप्लेंट्स इस तरह से नहीं होती थी। आजकल स्टेयर क्लाइंबिंग बहुत ज़्यादा है, हम शहरों में रहते हैं, इतने इतने फ्लोर्स के घर, फिर अगर लेफ़्ट नहीं है तो हम स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी वेयर एंड टेयर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन प्रॉपर अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज जो है जिससे हम बच सकते हैं या कोई भी लेमैन आदमी बच सकता है, वो क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग।
जितने भी आपके सराउंडिंग मसल्स हैं वो जितने ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे या क्वाड्स आपके जितने ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे उतनी आपकी नी की हेल्थ बेहतर होगी। ठीक। So, अगर कोई भी घर पे या किसी को कंप्लेन है नी जॉइंट की, तो वो अपने क्वाड्स की, यानी ये जो सामने वाले मसल्स होते हैं हमारी थाई के, उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे काम करे तो वो बेहतर हो सकते हैं, इस कंडीशन से बच सकते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाजिश, आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई होंगी, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में मज़ीद इसको करें, लेकिन जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती हैं जी जी। और हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास आखिरी 1 मिनट 30 सेकेंड्स, इसमें डॉक्टर नाजिश मुश्ताक का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? पैगाम मेरा यही है कि अपने पोस्चर पे, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ें, मूवमेंट्स को अप्लाई करें, क्योंकि मूवमेंट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रेन, एक्सरसाइज इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रेन। तो जितना आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे उतना आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम डॉक्टर नाजिश मुश्ताक के नाम से, यूट्यूब चैनल डॉक्टर नाजिश मुश्ताक के नाम से, टिकटॉक भी पेज है मेरा, और मॉर्निंग में मैं DHA फेज़ 2 में अवेलेबल होती हूँ, इवनिंग में मैं शाहजमाल में अवेलेबल होती हूँ। सो जिधर के लोग जहाँ कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो आपके लिए फिजिबल हो, आप गिवन नंबर पे या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे कांटेक्ट करें और विज़िट करें। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने देखा हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर हमने कोशिश की कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ अपने एक्सपर्ट के सामने रखें, और ताकि आसान अल्फाज में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई मालूमात चाहिए हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में आए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी आवाज़ स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स और टूल्स के ऊपर या अपनी कनेक्टिविटी में इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। मुझे डॉक्टर नाजिश मुश्ताक और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।